हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, रिवीजन चीट शीट यूनिट 1 हिस्ट्री। तो आज हम हिस्टोरिकल टाइमलाइन समझेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इस चैप्टर का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1789 में क्या हुआ? 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जैसे आप सबको पता है। फिर 1814 और 1815 में क्या हुआ? फॉल ऑफ नेपोलियन एट वीना पीस सेटलमेंट। जो नेपोलियन था ना, जो फ्रांस का जो डिक्टेटरशिप से वो किंग बना था, तो जब वो हार गया, उसको 4 कंट्रीज ने मिलकर हराया था। उसके बाद जो पीस सेटलमेंट के लिए जो ट्रीटी ऑफ वीना लगाई गई थी, वो 1814 से लेके 1850, यानी कि 1815 में ट्रीटी ऑफ वीना का सेटलमेंट हुआ था। 1815 में क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ वीना, ऑटोक्रेटिक कंजर्वेटिव रिजाइन सेटअप, जैसे मैंने आपको भी बताया। 1831 A young man, Giuseppe Mazzini, was sent into exile after a failed revolution in Liguria. Exile का मतलब होता है देश निकाला। तो जो गज़ेबी मजीनी थे, उनको देश निकाला दे दिया गया था जब उन्होंने लिगुरिया में फेल्ड रेवोल्यूशन हो गया था। जो उनका रेवोल्यूशन था वो फेल हो गया था, तो उनको देश निकाला दे दिया गया था। कब? 1831 में। 1833 गज़ेबी मजीनी फाउंडेड यंग यूरोप इन बर्न। तो गज़ेबी मजीनी थे, उन्होंने 1833 में कुछ रेवोल्यूशनरी पार्टीज बनाई थी, उनमें से जैसे एक था यंग यूरोप इन बर्न। 1834 में क्या हुआ? अ कस्टम यूनियन और ज़ोल्वरिन वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। तो 1834 में ज़ोल्वरिन बनी थी। ज़ोल्वरिन एक यूनियन थी जो कि प्रूशिया के इनिशिएटिव, मतलब प्रूशिया के द्वारा बनाई गई थी, और उसके बाद में जो जर्मन स्टेट्स थी उनके द्वारा इसको बढ़ावा मिला। ज़ोल्वरिन बेसिकली एक टैरिफ बैरियर्स को हटाने के लिए बनाई गई थी, ताकि जो ट्रेड में जो भी कुछ टैक्सेस वगैरह लगते थे उनको कम कर दिया जाए, और जितनी भी ज़्यादा करेंसीज थी उनको कम कर दिया जाए। 1830 जुलाई में क्या होता है? अ फर्स्ट अपील टुक प्लेस इन फ्रांस, द बर्बन किंग्स वर ओवरथ्रोन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो 1830 जुलाई में जो फ्रांस था, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्क आ जाता है। बर्बन किंग्स को, मतलब एक तरीके से उनको कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी जो पावर थी उसको चेक लगा दिया जाता है। फिर 1830 में क्या होता है? ग्रेट इकोनॉमी हार्डशिप इन यूरोप। 1831 में एन आर्म्ड रेवेलियन अगेंस्ट रशिया रूल इन पोलैंड। 1832 द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। जो ग्रीस था उसका रेवोल्यूशन 1832 में पूरा हो जाता है, और जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल थी वो ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन मतलब कर देती है कि हाँ, जो ग्रीस है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है। 1845 में वीवर्स इन सिलेशिया लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। तो 1845 में जो वीवर्स थे कहाँ पे? सिलेशिया में, वो उन्होंने अपना रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। किनके अगेंस्ट में? कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में, क्योंकि वो उनका मेन मोटिव ये था कि उनको हाई वेजेस मिले, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने उनका जो वेजेस थी, जो उनको इनकम मिलती थी वो बहुत कम कर दी थी। 1848 में पीजेंट्स अपराइजिंग इन यूरोप एंड रेवोल्यूशन लेड बाय द मिडिल क्लासेस वाज अंडरवे। 1848 में क्या होता है? फूड शॉर्टेज हो जाती है, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट इन पेरिस। पेरिस में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, बेरोजगारी हो जाती है। फिर 1848 में और क्या होता है? द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स इन फ्रांस, लुइस फिलिप फोर्स्ड टू फ्ली। फ्रांस में जो है रेवोल्यूशन हो जाता है लिबरल्स का, तो जो लुई फिलिप होते हैं उनको, मतलब उनको अपने आप से जो गद्दी है उसको छोड़ना पड़ता है। 18 मई ऑफ 1848 द 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च इन अ फेस्टिव प्रोसेशंस टू टेक देयर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट विच वॉज कन्वेंस्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो बेसिकली क्या होता है 1848 में? ये जर्मनी में है। जर्मनी में क्या होता है? 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं कहाँ पे? सेंट पॉल में, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, ताकि जो वहाँ के जो किंग थे उनको वो कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की डिक्लेयर कर सकें। पर जो इसको ठुकरा दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को ठुकरा दिया जाता है राजा के द्वारा। फिर 21 अप्रैल 1849 में क्या होता है? लुइस ऑटो पीटर्स, अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और फाउंडर ऑफ अ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन, पब्लिश द फर्स्ट इशू ऑफ अ न्यूज़पेपर। देखो, फेमिनिस्ट का मतलब होता है वो इंसान जो इक्वली सबको ट्रीट करता है, चाहे वो वुमेन हो चाहे मैन हो। 1867 में क्या होता है? द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगरियंस। 1744 टू 1803 जर्मन रोमांटिक फिलोसफर्स जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। जॉन गॉटफ्राइड हर्डर वो इंसान थे जो कि रोमांटिसिज्म की आइडियोलॉजी पे जो है विश्वास रखते थे, भरोसा रखते थे। 1785 और 1786 द ब्रदर्स जैकब एंड विलियम ट्रिम, पॉपुलरली नोन एज ग्रिम ब्रदर्स, वर बॉर्न इन जर्मनी सिटी ऑफ हेनन। 1812 The Grimm brothers publishes their first collecting of Grimm's Fairy Tales. 1848 में क्या होता है? The German middle class tried to unite the different regions of the German Confederation into nation-state governed by an elected parliament. 1866 to 75 यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का जब यूनिफिकेशन होता है, कब होता है? 1866 से 1871 तक। फिर 18 जनवरी 1871 में क्या होता है? जो प्रूशियन किंग होते हैं, द प्रूशियन किंग विलियम वन वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेल्स। तो जो
1871 में वर्सेल्स में जो सेरेमनी चल रही थी उसमें जो प्रूशियन किंग विलियम वन उनको जर्मनी का राजा ठहरा दिया जाता है। 1830 में क्या होता है, गज़बी मज़ीनी हैड साउथ टू पुट टुगेदर अ कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम फॉर अ यूनाइटेड इटली रिपब्लिक। 1831 to 1848 failure of revolutionary uprising fall on Sardinia Piedmont. 1860 a large number of armed volunteers under the leadership of Gazzibi Garibaldi along with regular troops marched into South Italy and the kingdom of two Sicilies and succeeded in winning support of local peasants to drive out of Spanish rulers. 1860 में जो गज़िबी गैरिबाल्डी होते हैं वो अलग अलग वॉलेंटियर्स के साथ पीजेंट्स के साथ जो इटली होती है उसकी यूनिफिकेशन में हेल्प करते हैं। बेसिकली जो साउथ इटली होता है ना उसको यूनिफिकेशन में हेल्प करते हैं। 1861 में क्या होता है, विक्टर इमैनुअल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। और आखिरकार 1861 में जो यूनाइटेड इटली होती है उसका जो राजा होता है विक्टर इमैनुअल सेकेंड, तो विक्टर इमैनुअल सेकेंड का वहाँ का राजा क्या कर दिया जाता है, प्रोक्लेम कर दिया जाता है। 1864 to 1871 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory। तो जैसे कि मैंने बताया जब जर्मनी का यूनिफिकेशन चल रहा था उसमें जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, उन्होंने 7 साल में 3 लड़ाइयाँ लड़ी थी ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से, जिसमें उन्होंने इन तीनों कंट्रीज़ को हरा दिया था। 1833 में गैरिबाल्डी मीट मजीनी जॉइन द यंग इटली मूवमेंट। 33 में जो गैरिबाल्डी और मजीनी, गज़िबी गैरिबाल्डी और गज़िबी मजीनी होते हैं वो मतलब एक दूसरे से मिलते हैं और जो यंग इटली मूवमेंट होता है उसको ज्वाइन करते हैं। 1848 में गैरिबाल्डी हैड टू फ्ली टू साउथ अमेरिका वेयर ही लिव्ड इन एग्जाइल टिल 1848। 1854 गैरिबाल्डी सपोर्ट विक्टर इमैनुअल सेकेंड इन हिज एफर्ट्स टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स। मतलब जो गैरिबाल्डी थे उन्होंने विक्टर इमैनुअल सेकेंड जो वहाँ के सार्डिनिया पिएडमोंट के किंग थे उनको मदद करी इटालियन स्टेट को यूनिफाई करने में। 1867 में क्या होता है, गैरिबाल्डी लेड एन आर्मी ऑफ वॉलंटियर्स टू रोम द फाइट टिल लास्ट ऑब्स्टिकल्स टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया। 1870 में ड्यूरिंग द वॉर विद प्रूशिया फ्रांस विड्रॉ इट्स ट्रूप्स फ्रॉम रोम एंड द पेपर स्टेट वर फाइनली ज्वाइन टू इटली। तो ऐसे अलग अलग लोग जो यूनिफिकेशन चल रहा था उसको ज्वाइन करते हैं। और आफ्टर 1871 द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप वाज द एरिया कॉल्ड बाल्कन्स। यानी कि 1871 में क्या था, बाल्कन्स एरिया बन रहे थे। बाल्कन्स एरिया क्या होते हैं, बाल्कन्स एरिया वो होते हैं जो एक डाइवर्सिटी रखते हैं एथनिटिक ग्रुप्स में। एथनिटिक ग्रुप्स का मतलब होता है जो कल्चर के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, अपने रीजन्स के बेस पे डाइवर्स हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो वही था, मतलब बाल्कन्स जो रीजन थे उनकी वजह से क्या होता है, नेशनलिस्ट टेंशंस कहाँ पे यूरोप में मतलब एक तरीके से सोर्स हो रहा था किसका, नेशनलिस्ट टेंशंस का, कहाँ से, बाल्कन्स से। तो 1915 में क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाती है, किनकी वजह से, बाल्कन्स की वजह से। क्योंकि जब बाल्कन्स में छोटे मोटे ग्रुप्स में जब वॉर्स होती थी तो उसकी वजह से जो बड़ी बड़ी कंट्री थी वो भी वॉर्स में इंक्लूड हो रही थी, जिसकी वजह से 1915 में आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखने को मिलती है। थैंक यू। अगला चैप्टर आपको जल्दी मिल जाएगा।